मुझे भी थोड़ा वो कर्ज मिला था विरासत में, तो मैं कर्जहीन होना चाहता था और ये सोचता था कि किसान को कैसे आमदनी ज़्यादा बढ़े, उस विषय पर काम करने की कोशिश की। तो हमने तुरंत उनसे बीज लिया और बोया, पर उन्होंने तो जो डाटा बताए थे हम उनसे बहुत ऊपर पहुँच गए। हमने 1 एकड़ में 60,000 की आमदनी ली पहली फसल में, और बोने के बाद में फिर पड़ोस के किसानों ने अपना लिया, फिर पूरे गाँव ने अपना लिया। इस तरह हम खेती करते करते आगे बढ़े हैं और यहाँ सारे किसानों की आमदनी लगभग 4 गुना हो गई। खेत के चारों तरफ फलदार वृक्ष, हर खेत पे मेड़ और मेड़ पे पेड़। खेल खिलाड़ी, खेत खलिहान, जवान पहलवान और किसान, इन तमाम चीजों के मिश्रण से ही बनता है हमारा हरियाणा महान, मेरा भारत महान। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे किसान से जिन्होंने संघर्ष से सफलता तक का रास्ता तय किया है, जिनकी कहानी एक मिसाल है उस चीज की, एक ऐसे जीवन की जिसमें कहीं ना कहीं खेती के माध्यम से कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। रसायन मुक्त खेती आज के दौर की जो सबसे बड़ी मांग है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पद्मश्री कंवल सिंह चौहान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पिछले 45 वर्षों से, यानी कि 4.5 दशक हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही समय हो चुका है जब से खेती ये कर रहे हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनकी जो पहचान है वो एक प्रगतिशील किसान की तो है ही, साथ ही एक ऐसे किसान के तौर पर भी है जो कि मजबूत संकल्प शक्ति रखते हैं। तो सर, आपने जिस तरीके से अलग अलग फसलों को उगाया, जिसमें बेबी कॉर्न है, जिसमें मशरूम है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि किसानी तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग क्रॉप्स को उगाने का आपको कैसे ये फसल उगाने का आइडिया आया? तो जी, मैं 15 वर्ष की आयु से मैंने बताया कि खेती कर रहा हूँ। मेरे पिताजी नहीं रहे थे, तब से खेती कर रहे हैं। तो उस समय परिवार पर, हर किसान परिवार पर कुछ ना कुछ कर्ज होता था साहूकारों का उस समय पे। तो मुझे भी थोड़ा वो कर्ज मिला था विरासत में, तो मैं कर्जहीन होना चाहता था और ये सोचता था कि किसान को कैसे आमदनी ज़्यादा बढ़े, उस विषय पर काम करने की कोशिश की। तो पहले कई अनेक प्रयास किए, बासमती धान की खेती, जैविक खेती, बासमती धान का चावल का व्यापार, इस तरह से करते करते तो मुझे आइडिया आया कि कोई ना कोई ऐसी खेती हो जिसमें किसान को ज़्यादा लाभ हो। तो इस प्रयास में रहता था मैं। इसी प्रयास में मेरे पास एक दिन मिलने आए हमारे गांव के सुरेंद्र सिंह चौहान, जो ICR में थे। उनके साथ कोई दूसरे आदमी थे, डॉक्टर असनानी। तो उन्होंने बताया कि हम बेबी कॉर्न का बीज बनाते हैं और उससे ज़्यादा आमदनी किसान की हो सकती है। उसने मतलब कैसे? भाई हम बीज बेचते हैं 150 रुपये किलो, 10 किलो बीज लगेगा 1500 रुपये। उस जमाने में बहुत भारी होते थे 1500 का बीज खरीदना भी, और जो है 70 रुपये किलो बिक जाता, 3 क्विंटल होता, 21,000 का आपका हो जाएगा। तो हमने तुरंत उनसे बीज लिया और बोया, पर उन्होंने तो जो डाटा बताए थे हम उनसे बहुत ऊपर पहुँच गए। उन्होंने बताया था कि 70-7 या 21,000 का हो गया 1 एकड़ में। हमने 1 एकड़ में 60,000 की आमदनी ली पहली फसल में। तो इससे ज़्यादा जितनी गेहूँ और धान में सब में आमदनी होती है, उससे भी ज़्यादा आमदनी एक ही फसल में हो गई, और वो भी थोड़े टाइम में हो गई। तो फिर हमारा उसको छोड़ नहीं पाए। अगली साल बोया, अगली साल नुकसान हुआ। उसके बाद बोते ही चले गए, और बोने के बाद में फिर पड़ोस के किसानों ने अपना लिया, फिर पूरे गांव ने अपना लिया। इस तरह हम खेती करते करते आगे बढ़े हैं और यहाँ सारे किसानों की आमदनी लगभग 4 गुना हो गई। सर, कहते हैं ना कि संघर्ष से सफलता का जो रास्ता होता है वो परिश्रम मांगता है और मांगता है त्याग। तो बचपन में जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने अपने पिताजी को खोया, उसके बाद आप खेती करने में आए, तो वो समय कैसे था और कैसे आपने प्रेरणा हासिल करी, थोड़ा वो भी बताइए। देखिए, हम प्रयासरत तो रहे, पर जो काम ठान लिया ना उसको करते थे। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। बैंक से लोन लेना चाहा मैंने, जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, उस टाइम पर रेट चलाते थे, बैल नहीं थे। जब मेरी 15 वर्ष की आयु 2 बैल थे, 2 बैल हमारे पड़ोसियों ने बेच दिए, तो मेरे पास खेती करने के लिए कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बैंक से मैं लोन ले लूँ, और एक भैंसा बुग्गी का लोन मैंने लिया। 4500 रुपये लेने की कोशिश करी, और एक बैल खरीद लूँगा, उससे हल चला के खेती कर लूँगा। तो मैं जब लोन के लिए गया तो बैंक वालों ने मुझे मना कर दिया कि आप तो पढ़ते हो, और आप तो ये तो क्राइम है, लोन लेना आपके लिए, स्टूडेंट लोन नहीं ले सकता। तो मैंने कॉलेज से अपना नाम कटवाया और उससे सर्टिफिकेट ला कर मैनेजर को दिया। मैंने पहला लोन तब लिया था। तो इसी तरह से जब मैंने ट्रैक्टर लिया 1990 में पहली बार,
तो बैंक मैनेजर कहने लगा आपको तो ट्रैक्टर नहीं देंगे, कि आपको पता नहीं पैसा वापस दोगे नहीं, आप गारंटर लेके आओ बड़ा सा। उसने उन्होंने कहा कि एक गांव का सरपंच था, उसकी एफडी थी वहाँ, उसका गारंटी जिन्हें जिसके सामने मैं चुनाव हारा था, तो वो मेरी गारंटी क्यों देगा। पर मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं उसके पास भी गया, उससे भी गारंटी दिलवाने की हाँ करी। जो बैंक कहता रहा वो करता रहा, पर मैंने बैंक को फिर ये कहा जी ऐसा नहीं, कहीं नहीं लिखा कि आप उसकी गारंटी लोगे, हम किसी भी आदमी की गारंटी देंगे। तो फिर उसने दूसरे की गारंटी दी और अन्य आदमी की, और लोन लिया। तो जिद में जो पकड़ता था वो जिद अपनी पूरी करता था, चाहे सरकार के खिलाफ हटना हो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, जहाँ खड़ा हो जाता था उसको पीछे नहीं हटता। अच्छा ये बताइए सर कि सबसे पहले आपने खेत में कौन सी फसल को उगाया, सफलता किस फसल से मिली, और आज आपने क्या क्या उगा रहे हैं, कितने फूड प्रोसेसिंग? देखो मुझे अनेक सफलताएं मिली है, एक नहीं अनेक, पहले फेलियर भी रहा हूँ पर अनेक सफलताएं मिली है। 1980 में बासमती धान की खेती शुरू करी, और उससे बहुत आमदनी होती थी। गन्ने किसान उससे बहुत पीछे थे, ना कोई लागत थी धान की खेती में ज़्यादा, नई खेती, पानी यहाँ जमुना का खादर है, पानी बहुत था ज़मीन में, तो उससे ज़्यादा आमदनी हुई। फिर 1985 के चलते बीमारी आनी शुरू हो गई। जब धान में बीमारी आई तो फसल जो है बासमती धान में बाल सूख जाती थी, दाना नहीं पड़ता था, तो उससे नुकसान होने लगा। तब फिर जैविक खेती की कोशिश करी, तो इस तरह से अब बहुत से प्रयास करता रहा मैं, तो वो भी सफलता थी धान की खेती करना। फिर बेबीकॉर्न की खेती पूरी सफलता मिली, फिर मशरूम की खेती शुरू करी, झोपड़ियाँ बनाकर उस पर भी सफलता मिली, मधुमक्खी पालन किया उसमें भी सफलता मिली। तो खेती में मुझे बहुत सी सफलताएं भी मिली है और बहुत से नुकसान भी हुए। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आपने जैविक खेती का जिक्र किया, जैविक खेती आज के दौर में कितनी आवश्यक है? देखिए, यदि हम पिछले 50 वर्ष पहले जाएं तो देश में रसायन मुक्त खेती होती थी, रसायन का प्रयोग खेती में नहीं होता था। हर किसान पशु रखता था, पशुओं के गोबर से खाद बनाता था, उस खाद को खेतों में डालता था हर तीसरे वर्ष, उससे आमदनी हो जाती थी। दूसरा यहाँ जमुना खादर था, पानी आता था, हर साल बाढ़ आती तो वो भी कुछ ना कुछ मिट्टी लेकर आती थी, तो खाद की यहाँ कोई खास जरूरत नहीं थी, और बिना रासायनिक खाद के ही पूरी आमदनी होती थी। जब मैं बचपन में छोटा था, जिस खेत में बैठे इसमें मिर्च बोते थे, तो मिर्च यहाँ 100 मन मिर्च और 1 एकड़ में 100 मन गुड़ होता था। तो ना हाइब्रिड बीज थे और ना रासायनिक खाद था, तो इतनी आमदनी जो आज भी नहीं होती है। मतलब आज साइंस इतने आगे तक पहुँच गई है, पर अभी 100 मन मिर्च हमारे यहाँ एरिया में नहीं हो रही है, और ना 100 मन गुड़ 1 एकड़ में यहाँ निकल रहा है अभी। अब तो उसका बोना ही छोड़ दिया, हो सकता है उत्तर प्रदेश में कहीं निकलता हो। पर बिना रासायनिक खाद के और बिना हाइब्रिड के भी जब इतना पैदावार थी, तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर रहा, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी अपनाया हमने, हमारे मशीनरी आई है, मशीनरी का प्रयोग हुआ, ज़मीन इकसार हुई है, ट्यूबवेल साधन लगे पानी के, उससे आमदनी किसानों की बढ़ी है। और रासायनिक खेती आने के बाद में इतने इनपुट किसानों को खरीदने पड़ते हैं कि किसान कई बार आखिर में घाटे में चला जाता है, क्योंकि उसका नुकसान ये है कि जितना हमने स्प्रे कराया, जो हमारा एक बैलेंस का प्राकृतिक है वो ख़त्म हो गया। जो हमारे मित्र कीट थे वे भी साथ में मर के ख़त्म हो गए हैं, चिड़िया वगैरह थी जो हमारे दुश्मन कीटों खाती थी वो भी खत्म हो गई है। तो हम रसायन पे पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, और रसायन का अत्यधिक प्रयोग, हाइब्रिड बीज का किसान खरीद के बीज प्रयोग करता है, तो कई बार नुकसान में किसान जाता है। तो इससे हमें बचना होगा, अपने बीज बनाने होंगे, अपने पुराने बीज हमें फिर सुरक्षित रखने होंगे, ढूंढने होंगे, और रसायन खेती से बचना होगा। रसायन मुक्त खेती धीरे धीरे हमें शुरू करनी होगी, तब किसान फायदे में जाएगा। बिल्कुल, रसायन मुक्त खेती ही आज के दौर की सबसे बड़ी मांग है। सर, एक निजी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कि आपके जीवन के भी बेहद करीब है। 2019 का वो साल था जब आपको पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि पद्मश्री दिया गया था, आपको पुरस्कृत किया गया था। कैसा लगा था उस समय, और राष्ट्रपति भवन आप गए हैं, पूरा वो बताइए कैसा था? मैं एक दिन अपने मित्र के घर पे बैठा था, मुझे किसी का फ़ोन आया कि हरियाणा में 2 किसान हैं, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह, कोई छोटा मोटा इनको अवार्ड देना है, तो इनमें किसको दें। मैं उनको जो डायरेक्ट नहीं जानता था दोनों को, मैंने एनडीआरआई में फ़ोन किया, वहाँ के लोकल किसानों को किया, भाई कौन सा कैसा है। तो मेरे लिए एक छांटना दोनों से मुश्किल था, एक मछली पे काम करता है, एक पशुपालन पे काम करता था। तो मैंने उनको बताया कि दोनों ही अच्छे हैं, उनके खिलाफ कोई केस कोई बहुत अच्छे हैं दोनों। अब मैं मन में सोच रहा था भाई ये हम भी किसान हैं, हमें पूछ नहीं रहे, उनसे तो बड़े हम हैं, पर ये क्यों पूछ रहे हैं। तो अगले दिन मैं फिर गाड़ी में यात्रा कर रहा था, मुझे किसी का फ़ोन आया गृह मंत्रालय से कि आप, मैंने अवार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया था ना, मुझे कोई पता था कि आप पद्मश्री के लिए चयनित हुए हैं, पर ये 4 बजे की बात है शाम के, और 10 बजे लोग किसी को नहीं पता था। बड़ा मुश्किल काम था।
इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और उसको रोक के रखना अपने आप को बहुत मुश्किल था। पर फिर जब 10 बजे रात को लिस्ट देखी टीवी पे तो उन दोनों के भी नाम थे और मेरा भी नाम था उस अवार्ड में। तो अब हरियाणा से 3 पद्मश्री किसानों को उस समय अवार्ड मिले थे। यानी एक बार आपसे पूछा गया, रिकमेंडेशन मांगा गया जी, फिर आपका दूसरों का रिकमेंडेशन मांगा गया, वैसे मुझे अपना पता नहीं था। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आपने आज से तकरीबन 45 वर्ष पहले यहीं पर आपने शुरू किया खेती करना और आज आपके साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं जी। जिस तरीके से वो किसान जो आज के दौर के हैं वो भी आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं एक साधन के तौर पर देखते हैं कि वो अपनी फसल लाते हैं, आपके माध्यम से उसको बेचते हैं, जो भी होता है। तो वो भी पूरा प्रक्रिया बताइए, कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? लगभग 10,000 किसान जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश के भी, बाहर के प्रदेश से भी जुड़ते हैं जो कुछ बीज लेने आता है। यहाँ अटेरना वो एक मंडी बन गई है इंटरनेशनल लेवल की, यहाँ सारे बीज कंपनियों के यहीं मिलते हैं, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न के। और यहाँ आड़ती भी बैठ गए हैं, यहाँ आसपास इंडस्ट्री भी लगी है प्रोसेसिंग की, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तो एक इंटरनेशनल मंडी अटेरना गाँव बेबी कॉर्न की हो गई है अभी। तो यहाँ से काफ़ी किसान इससे जुड़ गए। हम टेक्नोलॉजी देते हैं, पूसा के साइंटिस्ट भी आते रहते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी देते रहते हैं और हम सबका सहयोग करते हैं। और जब माल कहीं भी नहीं बिकता तो हम माल को एक मिनिमम गारंटी प्राइस हम किसानों को देते हैं, जिससे किसान नुकसान में नहीं जाता। अच्छा सर, आपने यहाँ पर इस पूरे अटेरना गाँव में कितने आपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स को स्थापित किया है? अभी सबसे पहले हमें एक इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर मशरूम डेवलपमेंट के नाम से 2009 में स्थापित किया था, जो नॉर्वे कृषि मंत्री यहाँ खेती बाड़ी हमारी देखने आए तो उनसे उद्घाटन करवाया था। दूसरा प्लांट हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से इंडस्ट्रियल एरिया राई में लगाया था। और तीसरा प्लांट ये जो आप साथ में यहाँ देख रहे हैं 2016 में लगाया था, जो जिसमें राधा मोहन जी जो उस समय कृषि मंत्री थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद एक प्लांट हमने 2019 में लगाया। इन सारे चारों प्लांटों में हमारे में लगभग 500 महिलाएं काम करती थी और किसान सब जुड़ गए थे। उसके बाद एफपीओ बनाकर हमने एफपीओ के 2 प्लांट, एक चालू है, एक बनने लग रहा है, 2 प्लांट एफपीओ के भी लगाए हैं। और पूरे देश भर में हम एफपीओ को फ्री सलाह देते हैं, उनकी कंसल्टेंसी का कोई पैसा नहीं लेते। और सबको हमारा मानना है कि हर ज़िले में जो माल पैदा होता है, जहाँ या पैदा हो सकता है, उसका प्रोसेस प्लांट लगवाया जाए और किसानों का माल बिके, उनकी आमदनी बढ़े। यही हमारा एक उद्देश्य है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है कि आजकल मैं जब युवाओं को देखता हूँ या युवाओं से बातचीत भी करता हूँ तो उनका खेती के प्रति लगाव नहीं है, जबकि भारत आप कह सकते हैं कृषि प्रधान देश है भी। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो खेती की तरफ आए? क्योंकि एक बहुत बड़ी होता है ना कि हम लोग बात करते हैं कि आंकड़ा यानी कि रिजल्ट क्या है, भाई खेती अगर कोई कर रहा है तो उसको कितना मुनाफा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। तो एक अपील जो आप करना चाहेंगे भारत के युवाओं से कि वो खेती की तरफ आए। देखिए, यदि हम पिछले, जब हमारा जन्म हुआ 50 साल पीछे जाते हैं तो हम देखते थे गांव एक क्लस्टर थे, समूह थे गांव, और सब कुछ यहीं था। यहीं औजार, कृषि के औजार बनते थे और यहीं सब खाद तैयार हो जाता था। मतलब सब पूरा इंडिपेंडेंट था, जैसे कि कंट्री होता है ऐसे हर गांव एक इंडिपेंडेंट संस्था थी उस ज़माने में। तो उस समय एक मजबूरी, तो कुछ लोग सिर्फ नौकरी में जाते थे। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के पहले एम्प्लॉय थे जो आर्मी में गए थे, उसके बाद कुछ मास्टर लगे और सबको रोज़गार यही था कि खेती करनी है हमें सबको। तो सबके बच्चे खेती में रहते थे। उसके बाद एजुकेशन बढ़ी है, लोग आगे निकले हैं, तो यहाँ से गांव से भी लोग कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बने, बाहर गए हैं। तो अब जो लोग, पहले तो सबकी मजबूरी थी खेती करना, अब जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनकर या कुछ भी बाहर की नौकरी करके, उनके अपेक्षा करते जो है किसान इतना पैसा नहीं कमा पाता है। इसलिए सब लोगों का रुझाव है कि पढ़ लिख कर नौकरी करो। परंतु खेती में भी ऐसा नहीं है, पहले हज़ारों साल से हम खेती में ही कमाते खाते आ रहे हैं। आज भी जो किसान खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वे घाटे में है, अच्छे किसान भी है, हमारे जैसे किसान भी है, और भी गांव में हमारे से भी समृद्ध किसान है, तो खेती से भी कमा रहे हैं। पर कम लोग कमा रहे हैं, तो इसलिए रुझान जो है नौकरी की तरफ ज़्यादा जाता है। और युवाओं को मेरा मानना है कि यदि आप कृषि में जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर खेती करेंगे और कम लागत खेती में लगाएंगे, रसायन मुक्त खेती करेंगे, तो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे हर गांव स्तर पर, छोटी छोटी, या जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, और उसको व्यापार करेंगे, देश विदेश में अपना माल भेजेंगे। क्योंकि दुनिया की निगाह भारत पर है कि भारत में जो छोटी है, जनसंख्या ज़्यादा है, पशु ज़्यादा है, तो यहाँ रसायन मुक्त खेती करके उसका उत्पादन कर यदि हम विदेश भेजते हैं तो मुझे लगता है कि जो युवा है वो ज़्यादा कमाएंगे और खेती को आकर्षित होंगे। सर, अंतिम 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो जब मैंने आपके खेतों को देखा, आपके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स को देखा, यूनिट्स को देखा,
तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो पराली की समस्या भी एक कारण होती है दिल्ली में प्रदूषण का, और सोनीपत जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ये हरियाणा सटा हुआ है दिल्ली से, लेकिन मैंने आपके प्लांट्स में देखा कि वहाँ पर पराली को ठिकाने लगाने के लिए, उसका आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए, सकारात्मक तौर पर उसका इस्तेमाल करने के लिए यंत्र स्थापित है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आखिर किसान कैसे पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो गुलाब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी जिसका एक प्रोसेस प्लांट भी लगाया था, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पहली CHC लगाई, कस्टमर हायरिंग सेंटर। तो उसमें हमें कुछ मशीनें मिली थी, ट्रैक्टर के साथ में कुछ मशीनें थी जो पराली का हम मैनेजमेंट करते थे। उसके बाद सरकार ने भी पराली की समस्या हो गई, सरकार ने कुछ फंड बढ़ाए और हमने 2 मशीनें और ली जो बंडल बांध देती थी पराली के। तो वो बंडल बांध कर हमने उसको अपने खेतों में प्रयोग करना, उसमें बोलर में प्रयोग करना शुरू किया। तो जिससे पराली की समस्या हल हो गई, और साथ में जो ईंधन की एक समस्या थी, हमारे लकड़ी जलाते थे अपने बोलरों में, उसके लिए जो एनर्जी का प्रयोग करते थे प्रोसेस इंडस्ट्री में स्टीम के रूप में, वो हमने पराली से शुरू कर। तो इस तरीके से पराली का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, प्रदूषण से मुक्ति पाई जा सकती है। सर, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आपने कई सारी फसलों को उगाया, तो पहले तो आप वो बता दीजिए कि कौन कौन सी अभी आप उगाते हैं, और इसके बाद आपकी फ्यूचर में, भविष्य में क्या योजनाएं हैं, और कौन सी फसलों की तरफ आप स्विच करेंगे। देखिए, हमने बासमती धान से शुरू किया। पहले पारंपरिक खेती करते थे जिसमें हम गन्ना बोते थे, मिर्च बोते थे, खरबूजा बोते थे, सब खेती करते थे। उसमें भी आमदनी ठीक थी किसानों की। उसके बाद फसलें बदलती रहती है क्योंकि लगातार एक फसल बोने से नहीं चलता, प्रकृति भी चेंज चाहती है थोड़ा सा। और इसके बाद बासमती धान की खेती में आए, अभी बेबी कॉर्न की खेती में है, स्वीट कॉर्न की खेती में है। पर आज देश को ज़रूरत है तिलहन और दलहन की भी ज़रूरत है। तो यदि किसान तिलहन और दलहन की भी खेती करेगा तो हम उसकी तरफ भी अपना बढ़ाव कर रहे हैं कि खेत के चारों तरफ फलदार वृक्ष, हर खेत पे मेड़ और मेड़ पे पेड़, ये हमारी योजना है। तो मैंने अपने सारे खेतों के चारों तरफ पेड़ लगवा दिए हैं, जिसमें ज़्यादातर फलों के पेड़ है, और दूसरे लकड़ी के पेड़ भी है, जो अपने इमारती लकड़ी के पेड़ है जो ऊंचे जाते हैं, वे भी लगाए हैं। तो उससे डबल आमदनी होगी, किसान को लकड़ी की आमदनी भी होगी, इन्वायरमेंट भी शुद्ध रहेगा पेड़ों से, और हमारे बच्चों को, जो गांव के लोग हैं, उनको सबको खाने के लिए फल भी मिलेंगे। तो ये आम गुठलियों के दाम है। और साथ में हम बेबी कॉर्न की खेती तो यहाँ हो ही रही है, पर दूसरी खेती भी अपना कर, जहाँ जिनका हमारी योजना है कि जैसे रसायन मुक्त भिंडी, रसायन मुक्त मतलब सब्जियाँ पैदा करके और देश और विदेश के बाजार में उनको बेचा जाए। बिल्कुल। तो रसायन मुक्त खेती करके देश और विदेश के बाजारों में भारत की फसल को बेचा जा सके, और भारत का भी और हरियाणा का भी मान बढ़ाया जा सके। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री कंवल सिंह चौहान जी, जिन्होंने आपको आज कई सारी बातों के बारे में बताया। ऐसी खास मुलाकात आपके साथ कराते रहेंगे आगे भी। देखते रहिए एकल भारत। मैं स्वप्निल, धन्यवाद।